तरह काम हो रहा है, क्या काम होने चाहिए, ये भी कहा है। क्या कोई जवाब आया? मुजफ्फरनगर में जो भी हो रहा है बड़ा अफसोसनाक है। बच्चे मर रहे हैं वहाँ। कोई अब नई न्यूज आ रही है कि वहाँ के जो कैंप्स हैं उस लोगों को हटाया जा रहा है। इससे बढ़कर उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हमने एक पैकेज दिया था हमारी मिनिस्ट्री से। हमने वहाँ के हमारे सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को एक खत भेजा था। उसमें हम वहाँ के जो नौजवान हैं हम उनको स्किल डेवलपमेंट करके एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा, इंदिरा आवास योजना के तरफ से हम वहाँ रहायश के मकान बनाएंगे और इसी तरह से बगैर सूद के जो भी बिजनेस वालों को इफेक्ट हुए हैं उनको हम कर्जा देने का ऐलान किए हैं। हम एक डिटेल खत, क्योंकि वो हम रियासती हुकूमत के थ्रू से ही करना है, हम एक डिटेल खत चीफ सेक्रेटरी यूपी को हमारी मिनिस्ट्री ने लिखा है। उनका जवाब का इंतजार है बाज़ाब्ता तैयारी के लिए। तो जवाब नहीं दिया जा रहा है, 2 बार रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है मंत्रालय की तरफ से, उसके बावजूद जवाब नहीं आ रहा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये क्या दिखाना या क्या बताना चाह रहा है रियासत कि मरकज के बार बार रिमाइंडर के बाद भी वो जवाब नहीं दे रहा? देखिए, ये अब रियासत क्या करना चाहता है ये लोग देख रहे हैं। अब इसमें कानूनी हम इससे ज्यादा बढ़कर हम मदद कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं और वो ऑफर हमने दे दिया है। क्योंकि दूसरा, हमारा डायरेक्ट इंटरफियरेंस हमारी मिनिस्ट्री हो नहीं सकती और किसी भी तरीके। एक बार फिर रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली असेंबली स्पीकर के ओहदे के लिए बीजेपी और कांग्रेस सरकार की जानिब से सामने न आने की सूरत में आम आदमी पार्टी ने इस ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार के नाम को पेश किया है। आम आदमी पार्टी कन्वीनर और वजीर आला केजरीवाल ने कहा है कि एमएस धीर प्रोटेम स्पीकर होंगे। इस मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे पुष्कल से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी पुष्कल, कल से दिल्ली असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है। प्रोटेम स्पीकर के मामले पर कांग्रेस और बीजेपी ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपने अपने लीडर का नाम बढ़ाया है, क्या चल रहा है आखिर दिल्ली की सियासत में? देखिए मैम, मैं बता दूं कि जिस तरह से कल से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और प्रोटेम स्पीकर को लेकर अस्थायी जो अध्यक्ष है, जो कल पहले दिन जो तमाम विधायकों को शपथ दिलाएंगे, उनका चुनाव अभी नहीं हो पाया है। जिस तरह से कांग्रेस पहले बीजेपी ने जगदीश मुखी का नाम लिया था, लेकिन जगदीश मुखी ने अंतिम समय पर मना कर दिया था। तो साफ तौर पे अब पूरा जो पूरा मामला है शोएब इकबाल पर चला गया है, जो जेडीयू के विधायक हैं। उन्हें अभी थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब ने बुलाया है मिलने के लिए और अभी मेरी बात शोएब इकबाल से हुई थी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं प्रोटेम बनने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार भी किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा मेरे पास कुछ फॉर्मूला जरूर है जो मैं स्पीकर से शेयर करूंगा कि क्या किसी और को बना सकते हैं। लेकिन उनका साफ तौर पे मन ये है कि उन्हें अस्थायी स्पीकर बनाने की बात की जाए। जिस तरह से वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी भी उन्हें समर्थन दे। चुनाव की कोई नौबत नहीं आनी चाहिए, स्पीकर को उनका साफ तौर पे करना है। लेकिन ये अभी फिलहाल जल्दीबाजी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है। एमएस धीर के नाम की घोषणा की है कि वो हमारे कैंडिडेट होंगे स्पीकर है। तो कहीं न कहीं एक बार फिर सियासी हलकों में स्पीकर को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी ने भी साफ तौर पे मना कर दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि अब आगे आज जिस तरह से शोएब इकबाल को एलजी ने बुलाया है, किस तरह की है, ये बहुत जल्दीबाजी होगी। मैं बता दूं कि थोड़ी देर में खुलासा हो पाया है कि शोएब इकबाल से एलजी की क्या बात हुई है और कल रात तक फैसला हो जाएगा कि किन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। पुष्कल, कांग्रेस भी इस जिम्मेदारी से बच रही है, बीजेपी ने भी इनकार कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार आगे पेश किया है। आपको क्या लगता है, क्या शोएब इकबाल पर फाइनल हो जाएगा? देखिए, शोएब इकबाल ने साफ तौर पर प्रोटेम स्पीकर बनने से इनकार कर दिया है। मेरी उनसे बात थोड़ी देर पहले हुई थी और मैंने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया था। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो प्रोटेम स्पीकर नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर अस्थायी स्पीकर की बात की जाए तो लगता था कि बातचीत से वो तैयार नजर जरूर आ रहे थे और पॉजिटिव जरूर नजर आ रहे थे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस भले ही हमें साथ दे दे, लेकिन आम आदमी
पार्टी के साथ देने पर वो उनको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी उन्हें साथ न दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट जरूर खड़ा कर लिया है। तो कुछ घमासान जरूर दिल्ली विधानसभा में दिखता नजर आया। लेकिन अगर प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए तो ये पूरा मामला एलजी पर है कि एलजी अब किसे प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, क्योंकि केवल कल का काम है प्रोटेम स्पीकर का कि एक तरह से वो जो विधायक है उनको वोट दिलाना और उसके बाद जी पुष्कल, बहुत बहुत शुक्रिया शुरू करना। जी पुष्कल, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नाजरीन, ये थे हमारे नुमाइंदे पुष्कल जो हमें दिल्ली से बात कर रहे थे। प्रोटेम स्पीकर के नाम के तौर पर शोएब इकबाल का नाम पेश किया गया है, लेकिन उन्होंने भी इस ओहदे को कबूल करने से इनकार किया है। अब शाम तक शायद पता चल जाए कि कल प्रोटेम स्पीकर के लिए किसके नाम का फाइनल होता है। फिलहाल यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभर कर सामने आने के बाद मुसलमान आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। अब दिल्ली में मुसलमानों को अपने मसाइल के हल की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी है। बेहतर सड़कों, बस स्टॉप, साफ सफाई, स्कूलों और ट्रांसपोर्ट के बहरान का सामना मुस्लिम अवाम रोज करते हैं। ओखला के इलाके में पीने के पानी और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। पुरानी दिल्ली के इलाकों में जामा मस्जिद, दरियागंज, मटिया महल और सीलमपुर के इलाकों में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है और ट्रांसपोर्ट, साफ सफाई से लेकर कोई तरक्याती मंसूबा इन इलाकों को नहीं मिल सका है। गुज़िश्ता 20 सालों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हैं, लेकिन अब तक चांदनी चौक और लाल किले के इर्द गिर्द सियासी एतबार से तरक्यात का मंसूबा सिर्फ कागजों पर ही है। बुनियादी सहूलियात के बहरान का सामना कर रहे मुस्लिम अवाम आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। वैसे तो मजमूई उनका खास इशू मुसलमान नहीं है, लेकिन बहरहाल जिन मकासद के लिए वो पार्टी वजूद में आई है, अगर वो उसमें कामयाब होती है तो उसे बहरहाल हम पसंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत पीछे छोड़ा है इस कौम को, मुसलमान कौम को। तो हमें उम्मीद है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आज की सारी रिपोर्ट आज की फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी से अब हमें देखना है कि हमें उम्मीदें हैं कि ये हमारे लिए क्या करती है, या उस तरीके से रखती है या हमारे मामलों को आगे बढ़ाती है। हमें उम्मीद है आम आदमी पार्टी साथ देगी हमारा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बदउनवानी, शहरी सहूलियात और महंगाई को मुद्दा बनाया और 70 सीटों में से 28 सीटों पर कामयाबी हासिल करके दिल्ली में हुकूमत बनाई है। आम आदमी पार्टी ने अपने मंशूर में मुस्लिम मसाइल पर सीधे तौर पर कोई तवज्जो तो नहीं दी और न ही अपने मंशूर में मुस्लिम मसाइल के बारे में बहुत वादे किए। ताहम दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में भी आम आदमी पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। कांग्रेस के खाते में जाने वाली मुस्लिम अक्सरियती सीटों में शामिल ओखला, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक जैसे इलाकों में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। पूरे मुल्क के पस मंजर में जैसे आप
मिश्रा कमीशन की या सचर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का कोई मसला उन्होंने अभी नहीं लिया है उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि जिन मकासद के लिए वो काम उठे हैं उसमें वो कामयाब हो, और ये हमारी उनसे ख्वाहिश भी है, हम चाहेंगे कि वो मुसलमानों के मसले को भी साथ लेगा। जब वो मुसलमानों के मसलों की तरफ मुतवज्जो होंगे तो यकीनन वो सचर कमेटी की रिपोर्ट को या मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की मनोपली तो टूट रही है, आपने देख ही लिया आम आदमी पार्टी से। तो अभी तक, लेकिन अफसोस हमें शिकायत बल्कि ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया और अपनी बात को जो लेके चले, तो उसमें कहीं मुसलमान की प्रॉब्लम का कोई जिक्र नहीं था कहीं। फिरका परस्ती के खिलाफ जंग और आम जरूरियात में हम पहुंचाने के एजेंडे से आम मुसलमान खुश हैं, क्योंकि मुस्लिम इलाकों के अवाम को दूसरे दर्जे के शहरी होने के एहसास से निजात मिल सकती है। अगर आम आदमी पार्टी अपने बुनियादी सहूलियात के वादों में से मुस्लिम इलाकों को कुछ हिस्सा देने में कामयाब हो जाती है, तो मुल्की सतह पर कांग्रेस के लिए अपनी रिवायती मुस्लिम बैंक को बचाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। इसराइल ने मजीद 26 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। अमेरिका की सालिसी में अमन मुज़ाकरात के अहिया की समत कैदियों की रिहाई एक अच्छा कदम है। 2 गाड़ियों में रिहा कैदियों को रमल्ला रवाना किया गया, जहां खुद महमूद अब्बास ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। खबर खेल के मैदान से। न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वनडे टीम से युवराज की छुट्टी कर दी गई है। मोहित शर्मा की जगह वरुण एरोन को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया में एक नया चेहरा ईश्वर पांडे का नजर आएगा। उन्हें वनडे और टेस्ट दोनों के लिए टीम में शामिल किया गया है। टीम के बकिया खिलाड़ी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, दिलकश नाज़ोअंदाज के साथ एक बार फिर हाजिर है आपका अपना अदा लेकर एक और नया एपिसोड, और मैं हूं हर बार की तरह आपकी दोस्त सुरती। नाज़रीन, हिंदुस्तान के हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी पोशाक है, अपना पहनावा है, अपने तौर तरीके हैं। यही तो हमारी शान है ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल इस बदलते जमाने के पीछे, वेस्टर्नाइजेशन के पीछे हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल गए हैं? शायद, मुझे तो कहीं काफी हद तक यही लगता है। आइए जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से कि हकीकत क्या है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इंडियन कल्चर और उसी से मुतालिक पोशाकों के बारे में बहुत कुछ। नाज़रीन, हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट हैं पूनम गौतम। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज इंडियन कल्चर से मुतालिक पोशाकों के बारे में बहुत कुछ। पूनम, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। इंडियन कल्चर में तो पूनम बहुत सारी ड्रेसेस हैं, जैसे लहंगा हो गया, साड़ी हो गई, सलवार सूट हो गया, उसके अलावा लांचा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स उसमें इंक्लूड की जाती हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ऐसी कॉस्ट्यूम्स जिनका जिक्र हम बहुत कम करते हो, वो कौन सी कॉस्ट्यूम्स हैं? इट्स लाइक केपरी एंड शॉर्ट कुर्तीज।
आपने देखा होगा कि आजकल ट्रेंड में शॉर्ट स्लैक्स एंड लॉन्ग कुर्तीज जी। ये भी इंडियन ट्रेडिशन का एक पार्ट है। जैसा कि आप चाहेंगे कि वेस्टर्न वियर में आपने देखा होगा कि लोग बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं या जैसा भी है, बट इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड कस्टम दे आर वेरी हाई। तो आप सभी समझ सकते हैं कि इंडिया में सारे इंडियंस सारे डिजाइन्स, कलर एंड ड्रेसेस ही वांट्स वेरी वेरी बेटर और वेरी क्लेरिफाई। इसका मतलब कि जैसे कि वो चाहेंगे बहुत ज्यादा ट्रांजी ना हो। अमेरिकन वेस्टर्न वियर्स ये तो सब आप सब जी जानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, या वो लोग किसी भी तरह के ड्रेसेस पहन सकते हैं, मगर इंडिया में अगर कोई है तो वो सबसे ज्यादा अपनी ड्रेसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। वो सबसे ज्यादा चाहेंगे कि डिजाइन शुड बी बैलेंस और कलर शुड बी बैलेंस, एवरीथिंग इज बैलेंस। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हम अपने आप को वेस्टर्न दिखाते हैं, बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना इंडियनिज्म नहीं भूलते। अपनी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम हम पहनते हैं और चाहे कोई भी ओकेजन हो, जैसे आपने कहा कि मैरिजेस हैं, पार्टी है, तो उसमें भी हम वही पहनकर जाते हैं। पर एक बात जो आपने कही कि जहां तक बात है ट्रांसपेरेंसी का, बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स हमारी ऐसी हैं, जैसे साड़ी है तो वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, बट इट्स लुकिंग लाइक इंडियन वेयर ना, होती वो इंडियन कॉस्ट्यूम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि वो वेस्टर्न से मिक्स हो चुकी है? डिजाइन वही रहा, साड़ी वही होगी, लेकिन उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, यानी कि उसको ड्रेप करने का तरीका, या फिर हमने जो ब्लाउजेज हैं वो चेंज कर दिए हैं। या यू आर राइट। वेस्टर्न वेयर्स में आपने मोस्टली देखा होगा कि हॉल्टर नेक्स, इफ यू नो दैट व्हाट इज हॉल्टर नेक्स, डीप नेक्स, ये सब पहनते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर में अगर हम ये सोचते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ कुछ पहनना है, उनके सामने कुछ करना है, तो हम कभी भी ऐसी ड्रेसेस प्रेफर नहीं करेंगे जिसमें कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। तो हम इस तरह की ड्रेसेस तभी प्रेफर कर सकते हैं या तो हम फ्रेंड्स पार्टीज में हो या फिर एक ऐसे माहौल में जहाँ पे सभी लोगों का पहनाव एक जैसा हो। इंडियन ड्रेसेस की जैसे आपने बात कही, उनको हाईलाइट करने के लिए ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे? हाईलाइटिंग पॉइंट्स में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा साड़ीज, सूट्स एंड लहंगास। आप देखेंगे कि हमेशा हमारे कल्चर में सबसे ज्यादा ट्रेंड में सूट एंड साड़ी होते हैं। आफ्टर मैरिज सभी लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग साड़ीज पहने, सूट्स पहने, बिकॉज हर तरह के पेरेंट्स की मॉडर्निटी थिंकिंग सब तरह की एक जैसी नहीं होती। तो मोस्टली आप देखेंगे कि साड़ीज में ड्रेप करने का स्टाइल, पहनने का स्टाइल, सब कुछ इतना डिफरेंट हो गया है, मगर फिर भी लोग साड़ीज पहनना सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। सूट्स में आप देखेंगे शॉर्ट सूट्स, पटियालाज एंड हाई नेक फैशन सब कुछ पहनते हैं, मगर उसके साथ हम शॉर्ट स्टॉल जरूर रहते हैं। बिल्कुल, आपने स्टोल की जहां तक बात कही, बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स ऐसी हैं जो वेस्टर्न होते हुए भी इंडियन लुक देती हैं। जैसे कि हम केपरी टॉप पहनते हैं लेकिन उस पर भी स्टोल डालते हैं, और ट्यूनिक्स लेते हैं, वो पूरी तरह से वेस्टर्न है लेकिन फिर भी हम उस पर स्टोल डालते हैं। तो ये तो बात थी अपने कल्चर की, उसको फॉलो करने की। लेकिन अभी भी हम काफी हद तक देखते हैं कि स्टाइल बदलता जा रहा है, हर चीज का स्टाइल। एक टाइम था कि कुर्ता जो है उसकी ब्यूटी दुपट्टे से होती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोग उसके नीचे हैरम पैंट्स पहन रहे हैं, या सिंपल सलवार भी है, पटियाला भी है, तो ऊपर दुपट्टा नहीं है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि कुर्तीज का तो अपना ही एक ट्रेंड है। कुर्ती को लोग सोचते हैं कि अगर वो हमने विद नी लेवल और शॉर्ट लेवल्स तक पहनी है तो फिर भी कुर्ती इज अ वेरी ट्रेंडी और टिपिकल इंडियन ड्रेस। तो उतना नहीं लगता है कि अगर हम उसे केपरी या स्लैक्स के साथ पहने, मगर क्योंकि कुर्तीज बहुत ही पुराने टाइम से इट्स अ वेरी वेरी टच ऑन इंडियन हेरिटेज, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपको कुर्तीज का जितना भी स्टाइल है वो बहुत ज्यादा टच में है इंडियन ड्रेसेस के साथ, तो हम उसको बदल नहीं सकते और सारे लोग वही पहनना प्रेफर भी करते हैं। पूनम, एक टाइम था जब हमारी कोई भी कॉस्ट्यूम हम ले लेते हैं, जैसे साड़ी ले लेते हैं, बहुत हैवी हुआ करती थी, या फिर शरारा है, गरारा है, काफी हैवी हुआ करता था ओकेजन के हिसाब से। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं टाइम चेंज हो गया है। हालांकि साड़ी होती है, हालांकि शरारे, गरारे या फिर लहंगे होते हैं, लेकिन फिर भी इतना हैवी वर्क नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। तो उस केस पे आपको लगता है कि अब आने वाले टाइम में बिल्कुल ही कम हो जाएगा, या फिर वही टाइम वापस आ जाएगा जब हम बहुत हैवी? ये आप कह सकते हैं कि बदलते फैशन के साथ हमारा जो पुराना ट्रेंड है वो वापस आता जा रहा है, बिकॉज फैशन की डेफिनेशन ही है फैशन इज अ स्टाइल एंड टर्न इनटू अ ट्रेंड। फैशन की इस डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर जानते हैं इंडियन कल्चर से मुतालिक पोशाकों के बारे में और भी बहुत कुछ। सुबह कभी तो आएगी, एफडीआई से किसान को फायदा होगा और किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा होगा। कभी तो
we have allowed a very healthy business environment. That is why there is a lot of investment and lot of job creation. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट पूनम से, जो कि आज हमें बता रही हैं इंडियन कल्चर से मुतालिक पोशाकों के बारे में। उन्होंने काफी कुछ हमें बताया ब्रेक पे जाने से पहले, और उन्होंने जिक्र भी किया फैशन की डेफिनेशन का। तो आइए जानते हैं कि क्या है सही फैशन की डेफिनेशन। पूनम, आपने कहा कि फैशन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, पर मुझे ये फील होता है कि हर कोई अपने हिसाब से फैशन फॉलो करता है, हर किसी का अपना स्टाइल होता है और हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। बट जहां तक आपने कहा कि उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, तो हम वो जरूर जानना चाहेंगे। हर बंदा अपने हिसाब से चलना चाहता है, अपने हिसाब से कपड़े पहनना चाहता है और उसकी अपनी पसंद होती है। लेकिन पर्टिकुलर हर चीज का एक तरीका होता है, एक डेफिनेशन होती है, हर चीज को एक सही मायने में बताया गया है। इसीलिए फैशन को भी एक परिभाषा के थ्रू डिफाइन किया गया है। इट्स अ फैशन इज अ स्टाइल एंड टर्न इनटू अ ट्रेंड। इसका मतलब है कि जितना भी फैशन है हमारा पुराना, आगे जो बीत चुका है, जितना भी है, तो आप देखेंगे कि बदलते फैशन के साथ आगे वही समथिंग मॉडर्निटी इसमें मिक्स है, टेक्सचर्ड इसमें मिक्स है, और वो सारी चीजें वापस ट्रेंड में आती जा रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इतना हाई फाई होने के बावजूद भी आज भी हम इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा हम लोग लहंगास पहनते हैं, साड़ीज पहनते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पुराने स्टाइल में जो लोग पहनते थे वो सीधे पल्ले की साड़ियां पहनते थे या जैसे भी पहनते थे। लेकिन आज के टाइम में वो लोग वापस उसी को उसी तरह से पहनते हैं, मगर उसमें ब्लाउजेस के स्टाइल डिफरेंट होते हैं, मगर वो पहनते उसको वैसे ही हैं। तो इसी का मतलब है कि टर्न इनटू अ ट्रेंड, वो वापस फैशन में आते हैं। पूनम, हिंदुस्तान के हर इलाके की अपनी एक अलग पोशाक है, तो मैं आपसे वो जानना चाहूंगी, क्योंकि वही हमारी पहचान भी है एक तरह से। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इंडियन देखा होगा आपने, मोस्टली आज की डेट में तो खैर सब कुछ मिक्स हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर डिफाइन किया जाए तो इंडियन के बारे में अगर हम कहेंगे तो वो सूट या साड़ी पर ही प्रेफर करेगा। आपने देखा होगा राजस्थानी ड्रेसेस में आपका हैवी कोटीज एंड लहंगाज होते हैं, जिसमें कि हैवी वर्क्स होता है, और देखने से हम लोग आज की डेट में, एक छोटा बच्चा भी होता है तो उसे भी पता चल जाता है कि व्हाट इज दिस इज राजस्थानी, दिस इज इंडियन, दिस इज वेस्टर्न एंड व्हाटएवर।
तो मुझे लगता है कि सब स्टेट्स की जानकारी वो अपनी ड्रेसेस के हिसाब से ले सकता है, अपनी तालीम के हिसाब से ले सकता है। और जहां तक कि आप जानते हैं कि कश्मीरी ड्रेसेस कितनी ज्यादा है इंडियन टच में, बट फिर भी उसके पहनने का तरीका, स्टाइल सब इतना डिफरेंट है कि हमें ऐसा लगता है कि उसको देख कर ही कि दिस इज कश्मीरी। वैसे और कौन कौन से हमारे ऐसे इलाके हैं जिनसे लिंक है, चाहे पोशाकें हो या फिर एम्ब्रॉयडरी हो, तो वो जानना चाह रही थी मैं आपसे। सबसे ज्यादा आप ये देखेंगे कि चिकन वर्क लखनऊ में सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि उसमें व्हाइट कलर की ड्रेसेस होती हैं। इट्स कॉटन ड्रेसेस और कॉटन प्रिंट्स। पूनम, अपने मुल्क की बात हो तो बस लगता है कि बातें करते रहो, लेकिन वक्त भी देखना है। तो जाते जाते आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको एक यही सलाह देना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि इंडियन में, सारे इंडिया में इतने फैशन डिजाइनर्स होने के बावजूद भी यहाँ के लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपनी मैरिजेस के लिए बाहर के डिजाइनर्स को अपॉइंट करें, वहां करें। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में ऐसे डिजाइनर्स की कोई कमी नहीं है जो अपने मुल्क को अमीर बना सके और उसमें सबसे ज्यादा ट्रेंड कलर्स भर सके। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में जितने भी डिजाइनर्स हैं वो आपको उतना ही ज्यादा प्रबल बना सकते हैं जितना कि आपको वेस्टर्न। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने मुल्क में जब इतनी बेहतरीन पोशाकें अवेलेबल हैं तो हम क्यों ना उनको पहने, बजाय बाहर की पोशाकों को खरीद कर अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए। क्यों पूनम, आपका भी यही कहना है? फिलहाल आज आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमें इतना सब कुछ बताया, हमें एक बार फिर से याद दिला दिया, वो जज्बा पैदा कर दिया कि हमें अपनी ही कॉस्ट्यूम्स पहननी चाहिए, अपनी ही पोशाकों को देखना चाहिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, जहां तक बात है हिंदुस्तान की पोशाकों की, हमने काफी कुछ जाना। वही सारी ड्रेसेस हमारी जो बहुत कॉमन है, हमें लगती हैं कि कॉमन है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन मुझे लगता है वही नजर आती हैं। आखिरकार जितने भी ओकेजन्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, शादियां होती हैं, उसमें हम वही पहनते हैं। तो क्यों ना अपनी ही पोशाकें खरीदें बजाय बाहर की पोशाकें खरीदने के। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं यामिनी के पास, करते हैं ढेर सारी शॉपिंग और जानते हैं कि क्या लेटेस्ट है फैशन में इस बार। हेलो, वेलकम, आदाब नाज़रीन। मैं हूं आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जहां पर आप और हम मिलकर करते हैं बहुत सारी शॉपिंग, दिखाते हैं आपको क्या है लेटेस्ट, क्या है ट्रेंडी, क्या है स्टाइलिश। इसी कड़ी को जारी रखते हुए आज मैं आपको लेकर आई हूं क्राउन प्लाजा गुड़गांव में, जहां पर आप और हम मिलकर देखेंगे फैशन के नए ट्रेंड्स, लेटेस्ट फंडास। चलिए करते हैं आज की एपिसोड की शुरुआत। आइए। सूट और साड़ियाँ हर जमाने में हमारी पसंद रही हैं। बरजे वक्त के साथ इसमें काफी तब्दीलियाँ आई हैं, मगर इसकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। आज भी फैशन इंडस्ट्री में इसकी डिजाइन, कट्स, रंग, कढ़ाई और बुनाई पर खासा जोर दिया जाता है। सूट की सबसे खास बात यह है कि हर उम्र और हर तबके के लोग इसे इस्तेमाल में लाते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ फैशन की हसीन और रंगीन दुनिया में, जहाँ पर हमारे साथ है दो फैशन डिजाइनर्स, जनी एंड निकेत। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। टेल मी समथिंग अबाउट योर कलेक्शन। आपका कलेक्शन क्या है? We are focusing summer 2009, where we have displayed all the collection according to the season light. Here, white is my finale, which you can see all the models are displaying. आजकल सीजन का हॉट कलर क्या है जो लोगों को पहनना चाहिए और आपको लगता है कि सबसे ज्यादा फिट है सीजन के लिए? I think black and white.